नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आपने एक पुरानी चौपाई सुनी होगी, भय बिनु होए न प्रीत। ये बात अब पूरी तरीके से केरला हाईकोर्ट में आज साबित होती हुई दिखाई दी। हमने आपको बताया था कि मद्रास हाईकोर्ट की एक जज साहिबा है निशा बानू करके, उनको सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक ट्रांसफर लेटर दिया था जो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। इसमें बाकी 13 अन्य जजों का भी ट्रांसफर किया गया था, लेकिन निशा बानू ने केरला हाई कोर्ट को ज्वाइन नहीं किया और इसके बाद करीब 50 वकीलों ने भी राष्ट्रपति महोदया को इस संदर्भ में एक लेटर लिखा था। इसके पीछे कहानी ये थी कि निशा बानू जो जज हैं, वो मद्रास हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी, यानी कि कॉलेजियम का हिस्सा थी। लेकिन केरला हाई कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद वो सीनियरिटी लिस्ट में 9वें नंबर पर पहुंच जाती और इसी वजह से उन्होंने केरला हाई कोर्ट को ज्वाइन नहीं किया। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी सीनियरिटी को जूनियरिटी में कैसे तब्दील किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी सीनियरिटी को जूनियरिटी में तब्दील करना नहीं था। हाई कोर्ट्स के अंदर जो सीनियरिटी लिस्ट होती है वो ज्वाइनिंग के आधार पर होती है। एक दूसरी सीनियरिटी लिस्ट होती है जो ऑल इंडिया बेसिस पर होती है और उसी के आधार पर सीनियरिटी तय होती है हाई कोर्ट के जजों की। तो अगर निशा बानू का ट्रांसफर केरला हाई कोर्ट हुआ था तो उनकी ऑल इंडिया लेवल पर जो सीनियरिटी है उसमें कहीं से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उदाहरण के लिए आप यशवंत वर्मा का केस समझ लीजिए। यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में कॉलेजियम का हिस्सा थे, यानी कि तीसरे नंबर पर थे वो सीनियरिटी में। लेकिन जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि उनका पेरेंट हाई कोर्ट है, वहां दोबारा से ट्रांसफर कर दिए गए, तो अब वो वहां पर कॉलेजियम का हिस्सा नहीं है, जबकि ऑल इंडिया लेवल पर सीनियरिटी लिस्ट में इस समय वो 50वें नंबर पर है। इस पूरे मामले को लेकर मामला संसद में भी पहुंचा और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी इस पर स्टेटमेंट देना पड़ा और संवैधानिक अनुबंध उपबंध बताने पड़े कि किस तरीके से कोई भी हाईकोर्ट का जज राष्ट्रपति के आदेश के बाद ट्रांसफर के आदेश की अवमानना नहीं कर सकता है। मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो फिर राष्ट्रपति महोदय को ही सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद इन जज साहिबा को एक अल्टीमेटम देना पड़ा, जो कि लेटर जारी हुआ था 12 दिसंबर को। इस अल्टीमेटम में राष्ट्रपति महोदया ने साफ कर दिया कि अगर 20 तारीख तक जस्टिस निशा बानू ने केरला हाई कोर्ट ज्वाइन नहीं किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ा मोड़ इस मामले में यह भी था कि जब इनका ट्रांसफर हो गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने 6 जुडिशियल ऑफिसर्स को हाई कोर्ट का जज बनाने का एक आदेश पारित किया, लेकिन उसको राज्य सरकार ने ये कहकर वापस कर दिया कि इसमें कॉलेजियम मेंबर के तौर पर जस्टिस निशा बानू शामिल क्यों नहीं है। यानी जिस जज का ट्रांसफर 2 महीने पहले हो गया था उसके लिए भी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही थी स्टालिन की सरकार। इन सारी जब बातों का पता राष्ट्रपति महोदय को लगा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भी उनसे सिफारिश की कि अब आप ही कुछ कीजिए। यानी कि अगर देखा जाए तो वास्तव में भारत की राष्ट्रपति ही सर्वोच्च अधिकारी है, ये इस मामले से एक बार फिर से साबित तो हो ही गया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा है कि अगर हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कॉलेजियम की बात नहीं मानेंगे तो फिर उस बात को मनवाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। और यही वजह है कि अल्टीमेटम मिलते ही आज सुबह ही जस्टिस निशा बानू ने केरला हाई कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ले ली है। यानी कि जो जस्टिस निशा बानू 2 महीने से टरकाने की कोशिश कर रही थी और एक जिद दिखाने की कोशिश कर रही थी, सोच रही थी कि उनकी जिद के आगे पूरा का पूरा न्यायिक प्रशासन झुक जाएगा, वो बिना किसी काम के 2 महीने से सैलरी भी ले रही थी और दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उनका नाम भी पड़ा हुआ था,
केरला हाई कोर्ट में वो ज्वाइन करने को राजी नहीं हो रही थी। लेकिन राष्ट्रपति ने जब अल्टीमेटम दे दिया तो उस अल्टीमेटम की अवधि के खत्म होने से 24 घंटे पहले ही उन्होंने साफ तौर पर शपथ ले दी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर महाभियोग भी लाया जा सकता था। ये होता है भय का असर, और ये होना जरूरी भी है। चाहे कोई अधिकारी हो या फिर हाई कोर्ट का जज क्यों ना हो, अगर राष्ट्रपति ने आदेश दिया है तो उसको मानना ही पड़ेगा। इस बात से उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी आंखें उनकी खुलनी चाहिए, जिन्होंने अभी करीब 7-8 महीने पहले एक आदेश दिया था, और जिस आदेश के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को या फिर राज्यपालों को भी निर्देशित करने की कोशिश की गई थी। और ये कहा गया था कि अगर कोई विधानसभा से जो विधेयक पास हो जाता है उसको वो 3-4 महीने ही रोक सकते हैं, उसके अलावा अगर वो उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो डीम्ड असेंट मान लिया जाएगा। अब उन जजों से पूछा जाना चाहिए कि अगर वो डीम्ड असेंट हो सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर ऑर्डर को न मानने वाली जज के लिए आपने राष्ट्रपति से शिकायत क्यों की? यानी कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से जो लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ही सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, और जनता द्वारा डेलीगेट की गई संप्रभुता की शक्ति का इस्तेमाल उन्हीं के नाम से होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज हों या चीफ जस्टिस हों, ये कितने भी दावे करें कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन उसी संविधान के द्वारा भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो राष्ट्रपति ही है। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। दूसरे यशवंत वर्मा या फिर निशा बानू टाइप के जो जज हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके बॉस नहीं है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जरूर उनके बॉस हैं। और अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता भी खुला हुआ है, जो इस केस से साफ हो गया है। जस्टिस बानू की कोशिश ये थी कि वो चूंकि मद्रास हाई कोर्ट में कॉलेजियम का हिस्सा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उस ट्रांसफर आदेश को वापस ले ले और उन्हें दोबारा से मद्रास हाई कोर्ट में ही बहाल कर दिया जाए। इसके लिए तमाम कोशिशें स्टालिन की डीएमके सरकार भी करती हुई नजर आ रही थी। उनका भी ये मानना था कि जस्टिस निशा बानू को मद्रास हाई कोर्ट में ही रहने दिया जाए। लेकिन चूंकि ये जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं, ये ऑल इंडिया लेवल पर एक लिस्ट बनती है, उसके आधार पर कॉलेजियम फैसला लेता है। कॉलेजियम के ज्यादातर फैसले विवादों में ही होते हैं, लेकिन जब एक बार कॉलेजियम ने फैसला ले लिया और कॉलेजियम के फैसले पर अगर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है तो फिर वो फैसला राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना करता है तो वो दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी वांछित माना जाता है। यही वजह है कि जस्टिस निशा बानू को अंतिम तौर पर जाकर शपथ लेनी पड़ी, और वो भी उस अल्टीमेटम की अवधि के पूरा होने से पहले ही, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये फिर एक अपने आप में नया उदाहरण हो सकता था कि जब कोई हाई कोर्ट जज राष्ट्रपति के आदेश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस निशा बानू को पता था कि अब जिद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, अगर उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया, तो फिर उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है कि जो 2 महीने से ज्यादा का समय 14 अक्टूबर को उनका ट्रांसफर ऑर्डर फाइनल हुआ था, उसके बाद से करीब करीब 65 दिन के अंदर वो कितने सारे केसेस की सुनवाई कर सकती थी, कितने मामलों को निपटारा कर सकती थी, उसका जो खामियाजा हुआ है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जवाबदेही किसकी है?
जवाबदेही तो उन्हीं की है, इस जुडिशरी की है। लेकिन हमारे देश में जज कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कोई दंड जैसी व्यवस्था नहीं है। महाभियोग की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन उससे वो बच गई है, और ना ही अब वो इस पूरे मामले पर माफी मांगेगी, इसकी कोई उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि उन्होंने अपने फैसलों के द्वारा भारत में जो हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें हर कानून से इम्यूनिटी प्रदान कर दी है। उस इम्यूनिटी को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के सभी नागरिक बराबर हैं, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट का जज ही क्यों ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है, कानून के खिलाफ जाकर कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ वही सारी कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए जो भारत के किसी भी अन्य नागरिक के खिलाफ हो सकती है। लेकिन 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जजों को लेकर जिस तरीके से एक आदेश पारित कर दिया, और उसी का नतीजा है कि यशवंत वर्मा जैसे भ्रष्ट जज के खिलाफ भी आज तक एफआईआर नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जो महाभियोग उसके खिलाफ चल रहा था, उसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा लगा दिया है, और लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा के सभापति को नोटिस भेज दिया है कि जब दोनों सदनों में समान रूप से महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जो जांच कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें केवल और केवल जो आदेश था वो लोकसभा स्पीकर का क्यों था, संयुक्त रूप से वो जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई गई। वैसे तो अगर न्यायिक तौर पर देखा जाए और नैतिक तौर पर देखा जाए, तो इस न्याय कमेटी की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी इस दोषी जज को साफ तौर पर इसका दोष सिद्ध कर चुकी है। उसके बावजूद चूंकि ये प्रावधान है, ये संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए ये कमेटी बनाई गई। लेकिन यहाँ पर टेक्निकलिटी के अंदर जो थोड़ा बहुत फॉल्ट नजर आया, उसी को आधार बनाकर यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको राहत देने की कोशिश करते हुए ये नोटिस जारी कर दिया है। अब इस नोटिस की वजह से होगा ये कि ये जो महाभियोग की कार्रवाई है, ये कुछ महीनों के लिए और टल जाएगी, क्योंकि महाभियोग का जो कार्रवाई है वो संसद के सत्र में ही होती है, और संसद के सत्र साल में 2 या 3 ही होते हैं। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, अगला सत्र बजट सत्र आएगा, और बजट सत्र के बाद में फिर मानसून सत्र आता है। तो इस तरीके से अगर बजट सत्र में भी ये महाभियोग पास नहीं हो पाया, तो यशवंत वर्मा इसी तरीके से भारत के आम आदमी की जेब से जाने वाले टैक्स के पैसे से सैलरी लेता रहेगा, और वो भी बिना किसी काम के। जैसा कि जस्टिस निशा बानू ने करीब 2 महीने तक ऐसा किया है कि उन्होंने एक भी केस नहीं सुना, लेकिन वो सैलरी लेती रही। ये हमारे देश में कब तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट से इसमें किसी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर जनता दबाव बनाएगी तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी अपने उन फैसलों को बदलना पड़ेगा जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।